फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे निबंध लेखन और पत्र लेखन। ये जो हमारे दो टॉपिक हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये 10th में और 9th में दोनों में ही आते हैं, ये आगे तक ही आते हैं। जो बच्चा आर्ट साइड से पढ़ेगा उसको पता है, 11th-12th में भी आते हैं, ठीक है। और पत्र लेखन एक कला है बेटा, निबंध लेखन भी एक कला है। ये दोनों कला से संबंधित हैं, ये याद रखना। तो सबसे पहले हम निबंध लेखन की बात करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, जो अभी तक आपने निबंध पढ़े हैं, ठीक है, उन निबंधों में क्या होता था, सीधा सीधा आपने लाइन लिख दी। सीधा आपने एक टॉपिक लिया, जैसे मेरा प्रिय मित्र पे एक निबंध लिखो। आपने उसको जितनी 10 लाइनें, 15 लाइनें, 20 लाइनें, आपको जितनी भी आपको याद थी वो सारी आपने उसमें लिख दी। लेकिन निबंध लेखन का भी एक तरीका होता है बेटा, इसका भी एक अपना पैटर्न होता है, ठीक है। आगे जो बच्चा 10th के एग्ज़ाम देगा उसको पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखना है, क्योंकि आपकी जो बुक में दे रखे हैं ना, ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर वही उठा के आपको दे, ठीक है। वही टॉपिक आपको नहीं देगा कि इस कोई भी एक विषय दे दिया, आप उसी वही विषय आपने रट लिया और वही पेपर में आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में आपको सरप्राइज़ कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। बस ये आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न पता है और आपको उसके अंदर का पता है, आप मतलब शब्द को बांधने में आपकी भूमिका कैसी है, वो चीज़ अगर आपने पकड़ ली ना, तो आप आराम से निबंध को लिख सकते हो, चाहे विषय कोई भी हो, ठीक है। तो बेटा निबंध लेखन के कुछ अंग होते हैं। सबसे पहले तो इसको याद रखना, निबंध को क्या कहेंगे हम, बंधा हुआ कहेंगे। बंधा हुआ मतलब चारों तरफ से हमने इसको बांध लिया है, ठीक है। जैसे वन महोत्सव पे आप एक विषय दे दिया, वन महोत्सव, तो वन महोत्सव से संबंधित ही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। बांधना है उसको पूरे को आपने। तो इस तरह से बेटा आप एक चीज़ को आपको समझ में आ गई होगी कि ये बंधा हुआ कहलाता है निबंध, ठीक है। इसको हम किसी किनारे को छोड़ नहीं सकते, किसी छोर को हम छोड़ नहीं सकते। अपने जैसे 300 से 400 शब्दों में लिखो, 100 से 150 शब्दों में लिखो, इस तरह से 10th और 9th के निबंध आते हैं, क्योंकि वहाँ शब्दों की लिमिटेशन आ जाती है। इसका मतलब 2 से 3 पेज का आपका निबंध होना चाहिए अगर 10 मार्क्स का है तो, क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा आपको लेंथी लगता है, लेकिन लेंथी होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर रिटर्न में आप लिखोगे ना, तो 2 से 3 पेज आपको भरने ही भरने हैं, कम से कम 2.5 पेज जरूर भरना निबंध में, ठीक है। लेकिन उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, ठीक है। भूमिका को प्रस्तावना भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। भूमिका लिखनी है सबसे पहले, ये आपका होना चाहिए। सबसे पहले क्या होती है, आपकी भूमिका होती है, ठीक है। भूमिका या प्रस्तावना या आरंभ ये लिख सकते हैं, प्रारंभ भी लिख सकते हैं, इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं, लेकिन मेन लिखी यही जाती है, शब्द यही यूज़ होता है, भूमिका। भूमिका में आप कैसे लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा वन महोत्सव, वनों के बारे में आप यहाँ लिखोगे, वन कैसे होते हैं, कहाँ किस तरह से वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, किस तरह से, मतलब घने वनों के बारे में आप यहाँ जिक्र कर सकते हो, महोत्सव के बारे में जिक्र कर सकते हो, संस्कृति बता सकते हो, जैसे जनजाति के बारे में बता सकते हो कि गोंड जाति है और सतपुड़ा के जंगल है, वहाँ पर उन्होंने, मतलब वहाँ पर ऐसी संस्कृति है कि वहाँ वनों के का एक उत्सव के रूप में देखा जाता है उसको। इस तरह से भूमिका में आप 5 से 10 लाइन भूमिका की ज़रूर लिखोगे। उसके बाद आ जाओ मध्य भाग में। मध्य भाग आपका मेन है। मध्य भाग में आप पूरे महोत्सव के बारे में लिख डालो, ठीक है। आप चिपको आंदोलन लिख डालो कि कहाँ से शुरू हुआ था। आप जोधपुर के वनों की संरक्षण के बारे में लिख डालो। आप उनकी संस्कृति के, मतलब जनजातियों के बारे में लिख डालो कि कैसे वो एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं, त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। मध्य भाग में आपको कंप्लीट यानी संपूर्ण निबंध लिखना है। फिर उपसंहार यानी निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष में आप कैसे लिखोगे कि ऊपर जितनी भी आपने चीज़ें लिखी हैं उन सब का निचोड़ लिख दो कि अतः कहा जा सकता है कि वन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवन, मतलब इस तरह से मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है ना। आप ये समझो कि वन बताया था मैम ने तो वन ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आ सकता है, विषय कोई भी दिया जा सकता है, ठीक है। आपकी संसद नाम से भी विषय दिया जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस से, और इतिहास से उठा के देखोगे तो आपका प्रिय जो राजा है वो भी दिया जा सकता है। इस तरह से आपका निबंध का विषय कोई भी हो सकता है। मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे वनों के वन महोत्सव के से संबंधित विषय है आपका, तो भूमिका में भी वनों के बारे में लिखना। मध्य भाग में महोत्सव, तीज त्योहार, जनजाति, जितना आप जोड़ सकते हो, जितना आप उसे खींच सकते हो,
जितना आप उसको मतलब एक तरह से बांध सकते हो अपने टॉपिक में, वो चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। और निष्कर्ष में आपको पता ही है 5 से 10 लाइन निष्कर्ष की ज़रूर लिखना, यानी उपसंहार जिसको कहते हैं। कई बच्चों को पता नहीं है उपसंहार क्या होता है, मैं बता देती हूँ। उपसंहार निष्कर्ष का ही दूसरा रूप है बेटा, ठीक है। तो उपसंहार का मतलब होता है कि ऊपर आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं आप उसका एक नीचे निचोड़ यानी एक पूरा निष्कर्ष निकाल दो, निचोड़ निकाल दो कि हमने वो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। वनों के बारे में भूमिका से 2-4 लाइनें इधर उधर उठा लो, एज इट इज़ लाइनें उठा के मत लिख देना, उसको चेंज करना, ठीक है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि अंततः, अंत में हम कह सकते हैं कि, अतः कहा जा सकता है कि, इस टाइप से आप शुरू कर सकते हो कि वनों का हमारे जीवन में कितना यानी महत्वपूर्ण योगदान है, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एक उत्सव के रूप में बहुत सारी जनजातियाँ उसको मनाती हैं, ठीक है। ये एक महोत्सव है, जैसे 15 जुलाई तक एक पखवाड़ा यहाँ चलता है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पेड़ लगाओ धरती बचाओ के नाम से, ये भी एक महोत्सव का ही हिस्सा है, ठीक है ना बेटा। ये वन महोत्सव का ही इस तरह से आप उपसंहार में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास अंग हैं ये हमारे 3, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि निबंध के अंग कितने हैं, उसके प्रकार कितने हैं, वो निबंध का विषय देगा, आपको इनके अंदर लिखना है। आपको ये चीज़ें पता है ना, पैटर्न आपको पता है तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब बात करते हैं प्रकार की। प्रकार क्या होते हैं, जो आपको पता है इंग्लिश में इनको टाइप्स कहते हैं। अब निबंध भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि बहुत जैसे लेटर होते हैं ना, पत्र होते हैं, 2 तरह के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, वैसे ही निबंध भी होते हैं, निबंध के भी प्रकार होते हैं। वर्णात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध क्या होता है, वर्णन किया जाता है किसी में, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, इनका वर्णन कर दो, ठीक है, इस तरह से। और विवरणात्मक में क्या होता है, विवरण देना, ब्यौरा देना, पूरा घटनाओं का ब्यौरा देना। वर्णात्मक और विवरण में पजल मत होना। वर्णन क्या होता है, पर्टिकुलर कोई एक वस्तु होगी, ठीक है, मान लो ये पेन है तो ये एक वस्तु है, आपको इस पे निबंध लिखना है, तो और स्थान जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, इस पे एक निबंध लिखो, ठीक है। वो एक वर्णन करना है आपको कि कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, ठीक है ना। और अब दिल्ली में क्या क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, इस तरह से बेटा वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है, इस तरह से आपको वो सारी की सारी चीज़ों को बांधना है, वर्णन करना है उनका, ठीक है। किसी स्थान का, किसी वस्तु का, इन सब का आपको वर्णन करना है। और विवरण मतलब ब्यौरा दे रहे हो आप किसी घटना का, किसी ऐतिहासिक चीज़ का। मान लो आपको एक विषय दे दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन और कुतुब मीनार के विषय में आप एक निबंध लिख के दिखाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इतिहास में जाओगे, इतिहास में यानी हिस्ट्री में जाओगे और वहाँ से आप अपना टॉपिक निकालोगे, अपने विषय से संबंधित चीज़ें निकालोगे। तो यानी विवरण देना है आपको 100 से 150 शब्दों में पूरी घटनाओं, पूरी ऐतिहासिक घटनाओं का। यहाँ ना कल्पना का सहारा भी लिया जाता है विवरण में, ठीक है। यहाँ कल्पना का सहारा भी, आप अपनी तरफ से शब्द जोड़ भी सकते हो, समझ गए। लेकिन यहाँ नहीं जोड़ सकते, यहाँ वर्णन में नहीं जोड़ सकते। वर्णन में क्या है, जो चीज़ है वही लिखनी है आपको, ठीक है, उतना ही लिखना है। बस इतना कर सकते हो कि आप अपने विचार उसमें रख सकते हो थोड़े बहुत, कि मुझे यह इसलिए पसंद आई, मैं वहाँ गया था इसलिए मुझे वहाँ जहाँ अच्छा लगा, यानी 1-2 लाइन इधर उधर कर सकते हो, लेकिन पूरा नहीं लिख सकते। यहाँ आप कल्पना का सहारा ले सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। ज़्यादा तो यहाँ पे भी नहीं ले सकते, बट ले सकते हो। फिर समझ में आ गया, वर्णात्मक है वर्णन करना किसी स्थान या वस्तु का। विवरणात्मक निबंध कौन से होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण या ब्यौरा देना, ठीक है। इसमें कल्पनाओं का सहारा भी लिया जा सकता है, समझ गए। फिर है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध दिमाग में आते ही ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को याद कर लो। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे मैं किनका नाम ले रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए हमारे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, ये हिंदी के प्रख्यात पंडित माने जाते हैं बेटा। ये इनके विचारों को लिखना, जैसे डॉक्टर नामवर सिंह ने आलोचना लिखी है उनके ऊपर, बहुत सारी समालोचना लिखी है, वो विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। किसी विषय के प्रति, किसी व्यक्ति से संबंधित कोई अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, यानी आप अपने विचार दे रहे हो। जैसे महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए 100 से 150 शब्दों में, तो वो कौन सा निबंध की श्रेणी में आएगा, वो विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आएगा। उसमें टोटली आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। हाँ, उससे संबंधित घटनाएं, उनसे संबंधित कोई भी आप चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो उसमें, ठीक है ना।
ये आपका क्या है, विचारात्मक निबंध कहलाता है। उसके बाद आपका आ जाता है भावात्मक निबंध। भावात्मक में क्या होता है, आप ये सोचोगे मैडम भावात्मक तो कविताएं होती हैं, भावात्मक तो कहानियाँ होती हैं। नहीं बेटा, भावात्मक निबंध भी होते हैं जो भाव से संबंधित होते हैं। आपने लिखना स्टार्टिंग में, आपने याद हो, आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, थर्ड में, सिक्स फिफ्थ तक आप ये लिखते आओगे, मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, ठीक है। गाय के बारे में लिखते हो, जैसे भाई गाय के बारे में लिखते हो, यानी अपने मेरी प्रिय वस्तु, जैसे कोई भी आपकी प्रिय वस्तु है, मेरा प्रिय मित्र है, मेरा प्रिय, जैसे मेरा घर, ठीक है, मेरा स्कूल। इस तरह से ये सारी जितनी भी आप खुद से आपसे जुड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी चीज़ें भावात्मक निबंध में आती हैं, ये याद रखना। वैसे बड़ी क्लास में भावात्मक निबंध बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर विचारात्मक या वर्णात्मक या विवरणात्मक में से ही आते हैं। एक और होता है ललित निबंध, वो आपकी सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं लिखा। ललित निबंध आगे जाके ग्रेजुएशन में होता है। वैसे ललित निबंध का कुछ कुछ हिस्सा यहाँ आ जाता है। ललित निबंध मैं बता देती हूँ कौन से होते हैं। ललित निबंध वो होते हैं जो किसी घटना को, जो लेखक होता है वो किसी घटना, स्थान या वस्तु को बचकाने ढंग से, बचपने ढंग से लिखता है। ठीक है, अपना समझ के लिखता है, समझ गए। जैसे किसी स्थान का वर्णन कर रहा, मेले का वर्णन कर रहा है, वहाँ बचपन की चीज़ें दिखा दी, ठीक है ना, जैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और इस तरह से ये मतलब पूरा मेले का वर्णन किया है। तो वहाँ पे जो जो एक एक छोटी छोटी वस्तु का वर्णन करता है लेखक, तो वो ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। याद रखना बेटा, हमारे निबंध के जो ये पैटर्न हैं, ये पैटर्न ध्यान से देख लेना, हो सके तो इसके नोट्स बना लेना। पैटर्न के अंदर आप लिखोगे तो पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखोगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपका कोई भी टीचर, कितना भी प्रख्यात पंडित क्यों ना हो हिंदी का, वो आपका मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, तो अपने इन चीज़ों को लेकर लिखना। अब बात करते हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन में देखो, आप सोचोगे कि है ना मैम ये आपने क्या बना दिया, ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये लेटर है, ये आपका पत्र है। पहले, अब तो बेटा देखो टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है सारा, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, लेटर लिखते थे हम, ठीक है ना, पत्र पहुंचते थे। ये देखो मुस्कुराते हुए हमारे पत्र जी, हमारे औपचारिक अनौपचारिक जी, दो भाई हैं इसके, यानी दो हाथ हैं इसके, भाई कह रही हूँ, दो हाथ हैं औपचारिक और अनौपचारिक। एक हाथ से ये हमारे श्रीमान श्रीमती जी को, महोदय जी को, महोदया जी को, महाशय जी को, अध्यक्ष जी को, इनको देखते हैं, और दूसरे हाथ में इनके कौन हैं, हमारे अपने पूज्य, प्रिय, आदरणीय, ठीक है, सस्नेह, ठीक है ना। इस तरह से हमारे ये औपचारिक अनौपचारिक रूप में है। देखो इनकी आंखें भी बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक है ना। ये हमारा जो लेटर है, पत्र है, वो ये भी एक कला है बेटा, पत्र लेखन की भी। और याद रखना इसका पैटर्न यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होके यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो पुराने टाइम में था, यहाँ से शुरू होके यहाँ लिखना नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, सीधे फॉर्मेट में, जैसे मैंने ये लिखा है ना, इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा ये। इसका फॉर्मेट मतलब चेंज मत करना, फॉर्मेट ऐसे ही याद रखना। आई होप मैंने फॉर्मेट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बड़े बच्चे हो, आपको फॉर्मेट पता होगा, बट अगर आप कहोगे, कमेंट करके बोलोगे कि मैम हमें फॉर्मेट बता दो, तो मैं फॉर्मेट भी बता दूंगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पत्र लेखन है, वो हमारा जो लेटर है, वो कितने टाइप्स का होता है। औपचारिक होता है बेटा, अनौपचारिक होता है। अब बात करते हैं पहले हम औपचारिक की। औपचारिक में कौन कौन से आते हैं, जहाँ औपचारिकता निभाई जाए, फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। जैसे मान लो पत्र आपका ना 5 से 10 नंबर का एक लेटर आता है, और बहुत ही अच्छा लेटर आता है, अच्छे लेवल का पत्र आता है आपका। ज़रूरी नहीं है कि बीमारी के प्रति, बीमारी से संबंधी आप पत्र लिखो, ये नहीं है छुट्टी के लिए पत्र लिखो, ऐसा पत्र नहीं आएगा, ये तो बहुत छोटी क्लास में आप लिख चुके। यहाँ आपके समस्या संबंधित पत्र लिखे जाएंगे, ठीक है। आपको जैसे कूड़े करकट की समस्या आपके मोहल्ले में हो रही है, तो उससे संबंधित आप अधिकारी को पत्र लिखो, कैसे लिखोगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ इस पैटर्न से लिखनी है। तो वहाँ पूज्य प्रिय नहीं लगाना, कहीं लिख दो प्रिय सर जी या प्रिय मैडम जी, ऐसा मत लिख देना। कई बच्चे करते हैं, मैंने चेक भी किया, उन पे कई बच्चे अगर मेरी वीडियो देखेंगे ना, मेरे खुद के बच्चे, वो समझ जाएंगे कि हाँ मैम हमें बोल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना बेटा, हिंदी को हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश मत बनाना उसको, ठीक है।
तो जैसे आप लिख रहे हो श्रीमान जी, ठीक है ना, श्रीमान जी के नीचे फिर सीधा उस नीचे कोमा लगा के और स्टार्ट कर दो। सविनय निवेदन यह है कि मैं ये फलाना फलाना जगह पे रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, पता है, और वहाँ पर जैसे हमारी इस गली नंबर इसमें बहुत सारा कूड़ा और करकट पड़ा रहता है। आप नगर पालिका विभाग में पत्र लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, ठीक है। वहाँ अपना एड्रेस जैसे वो एड्रेस डालोगे, फिर नीचे श्रीमान जी लिखोगे, फिर या फिर महाशय जी लिख सकते हो, महोदय लिख सकते हो, महोदया है तो महोदया लिख सकते हो, अगर श्रीमती जी हैं तो श्रीमती लिख सकते हो। अब आप अपने स्कूल में पत्र लिख रहे हो, फीस माफ़ी के लिए पत्र लिख रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे, औपचारिकता निभाओगे बेटा वहाँ पे, ठीक है, कि प्रधानाचार्य महोदय जी। वहाँ इस तरह से आपके संवाद शुरू होंगे, ना कि पूज्य, प्रिय, आदरणीय, नहीं, ये मत लिख देना। ये चीज़ें याद रखना, औपचारिक में यही चीज़ें आएंगी। हो सके तो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ना लो तो इसको लिख लेना, ये पैटर्न है आपका, ठीक है। और उसके बाद है बेटा अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या आएगा, अनौपचारिक में तो सारी चीज़ें आपकी आ जाए, जैसे दोस्त को पत्र लिख रहे हो, अपने भाई की शादी में बुला रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, प्रिय अनुज, इस दिन हमारे जैसे मेरे भाई का विवाह है और आप पूरी परिवार सहित आए, जिससे हमें खुशी होगी, आनंद होगा। इस तरह से आप जैसे आदरणीय किसके लगा, जो बड़ा है उसके लिए आदरणीय लगा दो, आदरणीय पिताजी, माताजी, ठीक है। अगर पिताजी से भाई छात्रावास में रह रहे हो, यानी हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ से पत्र लिख रहे हो, पैसे मंगवाने हैं, तो वहाँ क्या, पूज्य पिताजी, मुझे इतने इतने पैसों की आवश्यकता है, और अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, छोटे भाई को लिख रहे हो, तो आप बड़े भाई के लिए आदरणीय आएगा, याद रखना, ठीक है। माता पिता के लिए भी आदरणीय आ सकता है, बड़े भाई के लिए भी आ सकता है। माता पिता के लिए मोस्टली पूजनीय या पूज्य आएगा, लेकिन छोटे भाई बहन के लिए प्रिय आएगा, सस्नेह आएगा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ प्रिय, ठीक है, प्रिय है, प्रिय आनंद, तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी, हर्षोल्लास और बढ़ेगा। इस तरह से आप ये इस टाइप को याद कर लेना बेटा, ये दोनों टाइप आपको याद रखनी चाहिए। देखो, पत्र का पैटर्न और निबंध का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मैं बता तो सकती थी और भी, क्योंकि मुझे आज उपन्यास के बारे में भी बताना था, और जो श्रुत लेखन है, अनुच्छेद है, उनके बारे में बताना था, पर मेरा बोर्ड छोटा है बेटा, नहीं तो मैं उनको भी आज आप क्लियर करवा देती। और फिर कह रही हूँ, निबंध लेखन के पैटर्न अगर आपको याद है ना, तो कोई बिल्कुल, अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो भी आप आराम से लिख दोगे। और पत्र लेखन के भी अगर आपको पैटर्न पता है, जिस बच्चे को अभी तक औपचारिक अनौपचारिक पत्र का नहीं पता, तो उस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब। अभी भी टाइम है बेटा, एक बार थोड़ा मोटा मोटी रिवीजन इनके पैटर्न का ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, मोस्टली 10th क्लास के बच्चे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी तो कंप्लीट तैयारी है, हिंदी कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, हिंदी पढ़ने की चीज़ नहीं है बेटा, ये तो दिल से पढ़ी जाती है, दिमाग का तो इसमें कोई यूज़ ही नहीं होता मेरे बच्चों, दिमाग का काम नहीं है हिंदी में, हिंदी दिल से पढ़ी जाती है। तो ये एक ऐसा विषय है जो आपकी परसेंटेज को स्कोर कर देगा, ठीक है। और भी विषय ऐसे हैं बहुत सारे जो आपके जैसे स्कोरिंग है, जिस बच्चे के पास संस्कृत है, फिजिकल साइंस है, उन पे भी कमांड बनाओ, ठीक है। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ये एसएसटी, ये तो हैं ही हैं आपके सब्जेक्ट मेन, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ये तो हैं ही हैं। बट जो थोड़े से हिंदी हो गई, एसकेटी हो गई, फिजिकल साइंस है किसी के पास म्यूज़िक भी हो सकता है, वो आपकी परसेंटेज को अप कर सकते हैं, समझ गए। तो हिंदी को थोड़ा सा सीरियस ले लो, इसको थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ लो, ठीक है। पैटर्न को अगर आपको याद है तो आराम से इसको कर दोगे बेटा। याद रखना, पत्र लेखन एक कला है, निबंध लेखन भी एक कला है, ये कला संबंधी विषय ही है आपका, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो टफ लगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो बेटा तो मुझसे ज़रूर पूछना, लेकिन हाँ, पेपर एग्ज़ाम का जो आपके माइंड में उथल पुथल चल रहा है, मैं एज ए टीचर अगर आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अपने माइंड में स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। अगर इस टाइम में क्योंकि इस टाइम में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, आपको 6 से 7 विषय पढ़ने हैं, कई कई स्कूलों में 8 विषय भी होंगे। तो इतने विषयों को अगर आप पढ़ रहे हो और उसी माइंड में आप तनाव को भी आप निमंत्रण दे रहे हो, आजा भाई बैठ जा मेरे दिमाग में, तो फिर गलत है बेटा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल अपने माइंड को ये रखो, जितना पढ़ा है ना मैंने, मेरी तैयारी पूरी है,
अभी मेरे पास टाइम है, थोड़ा और रिवीजन कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन डरना क्यों है, घबराना क्यों है, मैं क्यों घबराऊँ, ठीक है ना। मैंने पूरा साल पढ़ाई की है। अगर किसी बच्चे ने के साथ ऐसा हुआ है भाई, हो सकता है किसी बच्चे ने पूरा साल कुछ सिलेबस कंप्लीट, मोस्टली सब बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बट कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो अभी तक सिलेबस ही पूरा कर रहे हैं, तो उन्होंने जितना पढ़ा है ना उनकी रिवीजन करो, ठीक है, अच्छे से उनकी रिवीजन करो, और जो नहीं पढ़ा उसको एक बार रीडिंग ले लो उसकी, समझ गए। तो ज़रूरी नहीं है, स्ट्रेस मत लेना बस बेटा, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, फ्री माइंड और बिल्कुल चिल माइंड से अपना एग्ज़ाम देना, ठीक है, अच्छे से। और अब भी कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर ज़रूर पूछना।